हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत आज से अर्थशास्त्र को प्रारंभ करते हैं। अर्थशास्त्र और उसका अध्याय होगा अध्याय एक और अध्याय का नाम होगा विकास। इस लेसन से लगभग एक बहुविकल्पी तथा एक कभी कभी दीर्घ उत्तरी या कभी कभी लघु उत्तरी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछता है। यह जो लेसन है एकदम समझ के ऊपर लेसन है, आपको याद कुछ भी नहीं करना है, एकदम समझना है। और जब बिल्कुल एकदम समझ जाएंगे, एक बार दो बार अगर हमारे क्लास को देख लेंगे और एक बार नोट्स को पढ़ लेंगे, यह लेसन आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ही देखते हैं। जैसा कि मैं कहता हूं कि देखिए, हर विषय का अपना शब्द होता है। अगर हम राजनीति विज्ञान की बात करें तो राजनीति विज्ञान का भी अपना शब्द होता है। हम इतिहास की बात करें, इतिहास के अंतर्गत भी कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो कि इतिहास के अंतर्गत ही इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार से विज्ञान के अंतर्गत भी ऐसा होता है कि विज्ञान के अंतर्गत भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं। उसी तरह से मैथ के अंतर्गत भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उसी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अर्थशास्त्र को भी समझने के लिए कुछ शब्दों को समझना आवश्यक है। और ख़ास तौर से अगर विकास की लेसन की बात करें तो विकास के लेसन को समझने के लिए यह आवश्यक है कि कुछ चीज़ों को, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, उनको आप समझें। तो तीन चार शब्दों को समझना आवश्यक है। हालांकि इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको केवल समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ कहीं भी यह शब्द का इस्तेमाल होगा वहाँ पर आपको अपने माइंड में यह सेट करना पड़ेगा कि इसका मतलब यही होता है। जैसे अगर हम कहें कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, या कहें कि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, या हम कहें कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, या साक्षरता दर क्या है, या फिर मृत्यु दर क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है, या निबल उपस्थिति अनुपात क्या है, ये सारे शब्दों को समझना आवश्यक है, क्योंकि इन शब्दों का इस्तेमाल इस लेसन के अंतर्गत होगा और इसी से बहुविकल्पी के प्रश्न भी बनते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम शुरुआत इसको करते हैं, कुछ शब्दों से शुरुआत करते हैं, तो जैसे सकल राष्ट्रीय अनुपात, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको शॉर्ट फॉर्म में जीएनपी कहा जाता है। और जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। अब यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? जब तक से सकल राष्ट्रीय उत्पाद को नहीं समझेंगे तब तक से औसत आय को नहीं समझ सकते हैं, सीधी बात है। क्योंकि औसत आय को समझने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद को समझना यानी जीएनपी को समझना आवश्यक है। तो जीएनपी क्या है? एक लेखा वर्ष या वित्त वर्ष। अब प्रश्न उठता है कि यह लेखा वर्ष या वित्त वर्ष किसको कहते हैं? तो एक लेखा वर्ष या वित्त वर्ष, तो जो 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? एक लेखा वर्ष या वित्त वर्ष कहते हैं। भारत में यही लागू होता है। अगर ये पूछा जाए कि ये कौन सा वित्त वर्ष प्रारंभ है, तो हम क्या कहेंगे? 2024 और 25। क्यों 2024 और 25? क्योंकि 2024 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 2024 को यह लेखा वर्ष या वित्त वर्ष प्रारंभ हुआ तथा कब तक से चलेगा? तो 31 मार्च सन 2025 तक चलेगा। 31 मार्च सन 2025 तक चलेगा। यही कारण है कि इसको हम लोग किससे दर्शित करते हैं? 2024 और 25, यानी जो करेंट यानी जो वर्तमान समय में जो वित्त वर्ष चल रहा है या लेखा वर्ष चल रहा है, उसको हम लोग किस वित्त वर्ष के नाम से जानेंगे? तो 2024 और 25
के वित्त वर्ष के या लेखा वर्ष के नाम से जानेंगे। तो अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो एक वित्त वर्ष के अंतर्गत जो राष्ट्र की सीमाओं के अंतर्गत, चाहे राष्ट्र की सीमाओं के बाहर, यानी जो भारत की सीमा है, भारत देश के अंतर्गत, चाहे विदेशों में, भारत के नागरिकों के द्वारा, ध्यान रखिएगा, भारत के नागरिकों के द्वारा जो भी वस्तु या सेवा के रूप में उत्पादित किया गया है, उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य ही क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो इसको समझने के लिए बहुत सिंपल चीज है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना हम लोग कैसे करते हैं, भारत सरकार इसकी गणना कैसे करती है। तो इसको गणना करने के लिए क्या करती है कि भारत की सीमाओं के अंतर्गत, चाहे सीमाओं से बाहर, राष्ट्र के लोगों के द्वारा, यानी कि भारत के नागरिकों के द्वारा जो भी वस्तु या सेवा के रूप में उत्पादित होता है, उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य ही क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। और यह जो वस्तु या सेवा है, कब तक की गिनती किया जाएगा? तो एक लेखा वर्ष या एक वित्त वर्ष के अंतर्गत ही किया जाएगा, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की अवधि तक। ठीक इसी प्रकार से एक और शब्द होता है सकल घरेलू उत्पाद। इसको जीडीपी कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत देखिए, हम लेखा वर्ष को जानते हैं। एक लेखा वर्ष या एक वित्त वर्ष के अंतर्गत, लेखा वर्ष और वित्त वर्ष एक ही, दोनों शब्द एक ही हैं। एक लेखा वर्ष या वित्त वर्ष के अंतर्गत राष्ट्र की सीमाओं के अंतर्गत, चाहे वह भारत के नागरिक हो, चाहे आदिवासी हो, यानी कि विदेशी नागरिक हो, उनके द्वारा जो भी वस्तु या सेवा के रूप में उत्पादन किया जाता है, उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद होता है। अब देखिए, दोनों में अंतर क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद में अंतर क्या है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत, राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत, चाहे राष्ट्र की सीमाओं के बाहर, केवल और केवल भारत के नागरिकों के द्वारा जो भी वस्तु और सेवा के रूप में उत्पादन किया जाता है, उसका मौद्रिक मूल्य की गणना किया जाता है। जबकि यदि हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, तो सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत राष्ट्र के सीमाओं के अंतर्गत, राष्ट्र के सीमा के बाहर नहीं, राष्ट्र के सीमाओं के अंतर्गत, चाहे वह भारत के नागरिक हो, चाहे अनिवासी भारतीय हो, अनिवासी हो यानी कि कोई दूसरे देश का नागरिक हो, उनके द्वारा जो भी वस्तु या सेवा के रूप में उत्पादन किया जाता है, उसका मौद्रिक मूल्य क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद होता है। ठीक इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, इसको औसत आय भी कहा जाता है, औसत आय भी कहा जाता है, PCI, यानी पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम, इसको क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय या औसत आय भी कहा जाता है। इसके द्वारा देखिए, इस पर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको समझिएगा, क्योंकि इसी चीज को बताने के लिए हम लोग क्या किए हैं, हम लोग जीएनपी को देखे हैं। क्योंकि यह कैसे निकाला जाता है? तो जीएनपी बटे में देश की जनसंख्या, देश की जनसंख्या, भारत का जितना जीएनपी है, उससे अगर भाग देने के बाद जो भी प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी, जीएनपी नहीं, जीडीपी है, जीडीपी बटे में देश की
कुल जनसंख्या, यानी कि प्रति व्यक्ति आय या औसत आय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीडीपी यानी कि जो भारत की जीडीपी है उससे और भारत की जनसंख्या से भाग देने पर जो भी आएगा वह क्या होगा, पर कैपिटल इनकम होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन पूछता है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है और मैक्सिमम टाइम इस लेसन के अंतर्गत यही क्वेश्चन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। हम बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। यहां पर जानिए कि प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहा जाता है, जिसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है पीसीआई यानी पर कैपिटल इनकम। और पर कैपिटल इनकम कैसे निकाला जाता है, तो कुछ नहीं करना है, जीडीपी जो हम अभी समझे हैं सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी से देश की कुल जनसंख्या के भाग देने पर जो भी आता है वह क्या होता है, पीसीआई यानी कि पर कैपिटल इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय होता है, जिसे औसत आय के भी नाम से जानते हैं। तो ये 3 चीजें हो गया। चौथी चीज आपको जानना है, चौथी चीज निबल उपस्थिति अनुपात। अब निबल अनुपस्थिति अनुपात क्या होता है, तो निबल अनुपस्थिति अनुपात का मतलब होता है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों, देश के अंतर्गत जितने भी 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं उनमें से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या को व्यक्त करता है, यानी कुछ नहीं जानना है। निबल उपस्थिति अनुपात का मतलब होता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, निबल उपस्थित अनुपात कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। इसके विषय में बहुविकल्पी के अंतर्गत पूछता है। निबल उपस्थिति अनुपात के विषय में आंकड़ा भी दिया है कि निबल उपस्थिति अनुपात में हरियाणा, केरल और बिहार का आंकड़ा भी दिया है। किताब के अंतर्गत देखेंगे तो इसका आंकड़ा भी दिया है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि निबल उपस्थिति अनुपात क्या होता है। उसके बाद जीवन प्रत्याशा। अगर जीवन प्रत्याशा की बात करें तो एक व्यक्ति जो जन्म लेता है तो जन्म के समय उसकी अनुमानित आय कितनी हो सकती है, उसी को हम लोग जीवन प्रत्याशा के नाम से जानते हैं। अगर हम कहें कि जीवन प्रत्याशा कितनी है तो जीवन प्रत्याशा की बात करें, जीवन प्रत्याशा तो वर्तमान समय में जो वैश्विक स्तर की बात करें तो वैश्विक स्तर पर, इससे बहुविकल्पी का प्रश्न पूछता है, वैश्विक स्तर पर जीवन प्रत्याशा कितना है तो 72.81 वर्ष है। यानी देश के सभी लोगों का अनुमानित आय कितना हो सकता है उसी को व्यक्त क्या करता है, जीवन प्रत्याशा करता है। और इस समय विश्व के लोगों के जीवन कितने वर्ष का हो सकता है तो वह क्या है, 72.81 वर्ष का हो सकता है। यह जीवन प्रत्याशा है। अगर भारत की जीवन प्रत्याशा की बात करें तो 2021 में भारत की जीवन प्रत्याशा क्या थी, सन 2021 में भारत की जीवन प्रत्याशा 69.4 वर्ष 69.4 वर्ष थी हमारे, अगर 69 लेकिन अगर 2011 की जनगणना की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी थी तो 68.3 वर्ष था। ध्यान रखिएगा कि यह जो 2021 के अनुसार है, हालांकि 2021 का जो जनगणना का अंतिम आंकड़ा अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। किताब के अंतर्गत जो आंकड़ा दिया है वह 2011 का दिया है और 2011 के अंतर्गत जो भारत के
लोगों का जीवन प्रत्याशा है वह कितने वर्ष का है? तो 68.3 वर्ष का है। 68.3 वर्ष का है। अब यह जीवन प्रत्याशा हो गया। उसके बाद एक चीज और जानना है, साक्षरता दर जानना है। साक्षरता दर जानना है, क्योंकि देखिए जो हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पढ़ेंगे। देखिए हिंदी चैनल है, कितने लोगों की आपत्ति होती है कि अंग्रेजी में लिख लेके, तो हम भी अंग्रेजी में नहीं लिखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट, हम भी अंग्रेजी में लिखना नहीं लिखते हैं, लेकिन जहां पर इसकी आवश्यकता होती है, कभी कभी क्या करता है कि HDI का फुल फॉर्म ही पूछ देता है। अब आपको पता ही नहीं चलता है कि इसका क्या मतलब है। यही कारण है कि जहां पर हमको अंग्रेजी की आवश्यकता होती है वहीं पर अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। ह्यूमन डेवलप रिपोर्ट, तो ह्यूमन डेवलप रिपोर्ट जब बनेगा तो उसमें साक्षरता दर को भी देखा जाएगा, प्रति व्यक्ति आय को भी देखा जाएगा और जीवन प्रत्याशा को भी देखा जाएगा। तो जब ये इन सब चीजों को देखा जाएगा, यही कारण है कि इन सब शब्दों को जानना आवश्यक है। अगर साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर 2011 जनगणना 2011 का ही अंतिम आंकड़ा आया है और भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04% है। अगर सर्वाधिक हमारे भारत में अगर सर्वाधिक साक्षरता दर वाला कौन सा राज्य है? तो केरल। तथा सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। तो साक्षरता दर को देखिएगा। साक्षरता दर में भारत की साक्षरता दर के विषय में पूछ चुका है, एक बार क्वेश्चन बहुविकल्पी के अंतर्गत पूछ चुका है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है। इस बात को ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद इसके अंतर्गत एक और चीज पूछा जाता है, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। अब शिशु मृत्यु दर कैसे निकाला जाता है? तो जितने भी यानी कि 1000 जन्मे बच्चों में से एक वर्ष के अंतर्गत कितने बच्चे जीवित रहते हैं, उन्हीं की संख्या को हम लोग शिशु मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। और इस समय भारत में अगर बात करें तो शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो भारत में कितना शिशु मृत्यु दर चल रहा है? तो 2014 के अनुसार 39 बच्चे, और अब कितना है यानी कि 2021 के अनुसार कितना है? तो 33 बच्चे हैं। यानी कि 1000 में से कितने बच्चे मर जाते हैं? तो 33 बच्चे मर जाते हैं। तो यह संख्या यानी कि शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत क्या देखा जाता है कि जो 1000 बच्चे जो जन्म ले रहे हैं वह एक वर्ष के अंतर्गत उनमें से कितने बच्चे मर जा रहे हैं, उनकी संख्या को अभिव्यक्त करता है और इसीलिए इसको शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। और भारत में अगर 2014 की बात करें तो 2014 में शिशु मृत्यु दर की बात करें तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर 39 था, और अब की बात करें यानी कि 2021 की बात करें तो कब कितना है? यह 33 है। अगर हम कहें कि सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर कहाँ है तो सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर MP में है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 46 बच्चे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितने बच्चे हैं? 41 बच्चे। यानी टोटल 1000 जितने बच्चे जन्म लेते हैं वह एक वर्ष की अवधि के अंतर्गत कितने बच्चे मर जाते हैं? तो MP में 46 बच्चे और उत्तर प्रदेश में 41 बच्चे। इसका भी आपके किताब में एक सारणी बना करके आंकड़ा दिया है, उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। वैसे हमको जहां पर जरूरत पड़ेगा वहां पर उठा लेंगे। जैसे कि आपके किताब के अंतर्गत ये आंकड़ा दिया है शिशु मृत्यु दर का, हरियाणा, केरल और बिहार का दिया है। हरियाणा, केरल
और बिहार का दिया है, बिहार का दिया है। और यह जो आंकड़ा दिया है 2016 का आंकड़ा दिया है। 2016 के अंतर्गत जो हरियाणा में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, तो हरियाणा में 36, केरल में 12 और बिहार में 41, सॉरी 41 नहीं 42 है। ये आपकी किताब में आंकड़ा दिया गया है। यानी कि अगर 2016 में शिशु मृत्यु दर की बात करें तो हरियाणा राज्य में 36, केरल में 12 और बिहार में 42। यह 2016 में क्या व्यक्त करता है, सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर कहाँ था, तो बिहार में था, और सबसे कम मृत्यु दर कहाँ था, तो केरल में था। तो यहाँ जहाँ पर इस सारणी की जरूरत पड़ेगा वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर इतना ही जरूरत है। इसके अतिरिक्त एक और चीज पूछता है, बहुविकल्पी के अंतर्गत ही पूछता है, और वह है शरीर द्रव्यमान BMI सूचकांक, नहीं यार सूचकांक, इसको क्या कहा जाता है, हाँ सूचकांक ही कहा जाता है, सूचकांक। इसको BMI कहा जाता है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है, इंडेक्स कहा जाता है। इसके द्वारा क्या निकाला जाता है, आज देखिए विद्यालय में आप देखते होंगे कि प्रत्येक छात्रों की ऊंचाई और भार ज्ञात किया जा रहा है, ऊंचाई और भार ज्ञात किया जा रहा है। इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है, यानी कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी कि BMI के द्वारा यह देखा जाता है कि बच्चा कुपोषित है या फिर बच्चा स्वस्थ है। यानी कि इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, ऊंचाई को सेंटीमीटर में निकाल लिया जाता है, सेंटीमीटर में, और भार को किलोग्राम में निकाल लिया जाता है, किलोग्राम में निकाल लिया जाता है, सॉरी किलोग्राम में निकाल लिया जाता है। और क्या किया जाता है, भार में से ऊंचाई को भाग दे दिया जाता है। और इसी किताब के अंतर्गत पीछे लिखा है कि एक वर्ष के अंतर्गत ऊंचाई के अनुसार भार कितना होना चाहिए, 2 वर्ष के अंतर्गत ऊंचाई के अनुसार भार कितना होना चाहिए, उसी तरह से 15 वर्ष के अंतर्गत ऊंचाई के अनुसार भार कितना होना चाहिए, उसी तरह से 20 वर्ष का यदि कोई व्यक्ति है तो उसकी ऊंचाई के अनुसार उसका भार कितना होना चाहिए। यानी यह क्या है, यह व्यक्त करता है कि व्यक्ति कुपोषित है या स्वस्थ है। और इसके अंतर्गत क्या चीजें देखा जाता है, ऊंचाई और भार निकाला जाता है। यही कारण है कि आज विद्यालय में क्या किया जा रहा है, आज विद्यालय में बच्चों की ऊंचाई तथा उसका वजन का डिटेल्स रखा जा रहा है, क्योंकि उससे यह देखा जा रहा है कि उस राज्य में कितने बच्चे स्वस्थ हैं और कितने बच्चे कुपोषित हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इतने ही शब्द आपके किताब के अंतर्गत यानी कि विकास के लेसन के अंतर्गत इतने शब्द आएंगे। और शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी कि BMI जो है, इस पर कभी कभी क्या करता है, बहुविकल्पी का प्रश्न पूछ देता है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुविकल्पी के प्रश्न के अंतर्गत 1-2 चीजें और पूछता है। UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको कहा जाता है UNDP। यह क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुआ, तो 1965 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में। अमेरिका, कभी कभी देश पूछता है, कभी कभी स्थान का नाम पूछ देता है, इसीलिए हम लोग दोनों उठाते हैं। यह क्या है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। यह संस्था क्या करती है, तो यह संस्था HDI जारी करती है, HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक जारी करती है।
सूचकांक जारी करती है। पहली बार यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा पहली बार विकास सूचकांक कब जारी किया गया था, यानी कि मानव विकास सूचकांक कब जारी किया गया था, तो 1990 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक तथा भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, दोनों ने क्या किया था, यह HDI को 1990 में लॉन्च किया था। और यह क्या करता है, यह विश्व स्तर पर 189 देशों के मध्य तुलना करके एक सूची जारी करता है, जिसको हम लोग मानव विकास सूचकांक के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पर बहुविकल्पी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। जब डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे तो कैसे निकाला जाता है उसकी भी चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें तो मानव विकास सूचकांक की बात करें तो मानव विकास सूचकांक 189 देशों के मध्य उसके क्या क्या चीज़ें देखा जाता है, तो 3 चीज़ों को ध्यान रखा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनाता है। 3 चीज़ों को देखा जाता है कि पर कैपिटल इनकम क्या है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, यानी कि आय औसत आय को देखता है, साक्षरता दर को देखता है तथा जीवन प्रत्याशा को देखता है। 3 चीज़ों को शामिल करता है और इससे बहुविकल्पी का क्वेश्चन बनाता है। प्रति व्यक्ति आय, किसी देश को प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर तथा तीसरा है जीवन प्रत्याशा। और तीनों ही को मानक मानकर, प्रतिमान मानकर के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या करता है, एक रैंक देता है और उस रैंक के अनुसार उस देश की गणना किया जाता है। अगर हम कहें कि किताब के अंतर्गत आपको दिया गया है मानव विकास सूचकांक 2016 का दिया गया है और 2016 के अंतर्गत क्या दिया गया है कि जो भारत की स्थिति है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत वह कितने स्थान पर है, 131वें स्थान पर है। यह 2016 की सूची है और इसके अनुसार जो हमारा श्रीलंका है वह किस स्थान पर है, श्रीलंका 78 पर। तो कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो पड़ोसी देश श्रीलंका है वह कितने मानव विकास के मामले में कितने अंक पर है, तो वह 78वें अंक पर है। जबकि भारत की यदि बात की जाए तो भारत 131वें स्थान पर है। यदि हम इसके अंतर्गत अन्य सूचियां भी दिया गया है, बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश 139 पर है, 139 पर है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 145 पर है। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल 147 पर है, पाकिस्तान 147 पर है, यानी कि नेपाल 145 पर है और पाकिस्तान 147 पर है। भारत कितने पर है, 131 पर, और ये बांग्लादेश कितने पर है, 139 पर। लेकिन अगर 2023 और 24 लेटेस्ट जो आंकड़े हैं अगर उसको उठाकर देखेंगे तो उसके अंतर्गत भारत किस स्थान पर है, तो भारत का स्थान 134वां हो गया है, 134वें स्थान पर है। यानी कि वह क्या है, वह प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा के रूप में क्या हो गया है, नीचे आ गया है। भारत 134वें स्थान पर चला गया है। अगर हम कहें कि श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका 2016 में 73वें स्थान पर था, लेकिन अब किस स्थान पर चला गया है, 78वें स्थान पर चला गया है। भारत 2016 के अंतर्गत 131वें स्थान पर था, लेकिन अब कितने स्थान पर आ गया है, यानी कि 2023 और 24 का है, और यह जो आंकड़ा है 2016 का है। इसको अब से लिख लेते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगा आपको। मानव विकास सूचकांक 2016 के अंतर्गत जो श्रीलंका था 73वें स्थान पर था, यानी श्रीलंका। भारत की यदि बात करें तो भारत
131वें स्थान पर था। अगर हम कहें भारत के बाद रखते हैं, बांग्लादेश को रखते हैं, तो बांग्लादेश आपका 139वें स्थान पर था। बांग्लादेश। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 147वें स्थान पर था। नेपाल की बात करें तो 145वें स्थान पर था। म्यांमार की भी आपकी किताब में चर्चा किया है, तो म्यांमार को भी उठा लेते हैं कि म्यांमार कितने स्थान पर था 2016 में। तो 2016 में म्यांमार आपका 145वें स्थान 145वें स्थान पर था। 145वें स्थान पर था। अब प्रश्न उठता है कि यह 2016 में जब ये स्थिति थी तो 2023 और 24 के अंतर्गत इनकी स्थिति क्या है। तो अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका क्या है 78 स्थान पर चला गया है। अगर भारत की बात करें तो भारत 134वें स्थान पर चला गया है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश आपका 129वें स्थान पर आ गया है, यानी कि यह सुधार किया है, अपने रैंकिंग में सुधार किया है। लेकिन भारत और श्रीलंका अपने रैंकिंग में सुधार नहीं किए हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कितने पर चला गया है, तो पाकिस्तान आपका 164वें स्थान पर चला गया है। 164वें स्थान पर चला गया है। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल क्या है 146वें स्थान पर चला गया है। और म्यांमार की बात करें तो म्यांमार 144वें स्थान पर चला गया है। म्यांमार 144वें स्थान पर चला गया है। यानी इस प्रकार से यह क्या है एसडीआई है। और 2016 के अंतर्गत श्रीलंका 73वें स्थान पर, जबकि भारत 131वें स्थान पर, बांग्लादेश 139वें स्थान पर, पाकिस्तान 147वें स्थान पर, नेपाल 145 और म्यांमार भी 145 था। ये संयुक्त रूप से एक ही स्थान पर थे। जबकि अब क्या हुआ है 2023 और 24 का जो लेटेस्ट मानव विकास सूचकांक जारी किया गया है, किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, क्योंकि यही जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यानी कि मानव विकास संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। वह जो रिपोर्ट 2023 और 24 के अंतर्गत जारी किया गया है, उसके अंतर्गत श्रीलंका क्या हुआ 78वें स्थान पर चला गया है, भारत की 134वें स्थान पर चला गया है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश अपने स्थान में सुधार किया है और 139वें स्थान पर आ गया है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान भी 164वें स्थान पर चला गया है। और नेपाल की यदि बात करें तो 145 था, जो 146वें स्थान पर चला गया है। म्यांमार एक अंक सुधार किया है। यानी अगर सच पूछा जाए तो जो भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देशों के अंतर्गत जो बांग्लादेश है वह अपनी मानव विकास सूचकांक में सुधार किया है। अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार भी अपने मानव विकास सूचकांक में सुधार किया है। लेकिन अगर श्रीलंका की बात करें, भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें और नेपाल की बात करें, इनका क्या है सूचकांक, यानी कि उनका मानव विकास ग्राफ क्या हुआ है, गिर गया है। तो इस तरह से इन शब्दों को ध्यान रखिएगा और इस पर बहुविकल्पी के प्रश्न बनते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। आते हैं अब सीधा हम लोग चलते हैं विकास पर कि विकास क्या है। यही हम लोगों का लेसन भी है, विकास। देखिए विकास को एक शब्दों के अंतर्गत या कहें कि एक परिभाषा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है, या हम कहें कि विकास को परिभाषित करना कठिन काम है, या कह सकते हैं कि असंभव काम है। क्यों है? क्योंकि यह विकास क्या है, नंबर 1 प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास की अवधारणा अलग अलग होता है, नंबर 1। और अगर नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 के अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान नहीं होता। दोनों चीजें हैं। पहला क्या चीज है
कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास की अवधारणा अलग अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि उनका विकास का लक्ष्य अलग होता है। कैसे अलग होता है? एक जो भूमिहीन किसान है, वह भूमिहीन किसान किस पर निर्भर है? मजदूरी पर निर्भर है। और वह क्या चाहता है? वह उसे काम चाहिए। लेकिन अगर हम कहें कि अगर किसान की बात किया जाए तो किसान का विकास का लक्ष्य दूसरा है और उसे क्या चाहिए? उसकी उपज की अच्छी कीमत चाहिए। तो उसी प्रकार से अगर हम कहें कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर उद्योगपति की बात करें तो उद्योगपति का क्या चाहिए? उद्योगपति यह चाहेगा कि जो वस्तु है उसकी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो। लेकिन जो एक निर्धन है, उपभोक्ता है, वह क्या चाहेगा? कि वस्तुओं की कीमत में गिरावट हो, यानी वस्तु कम से कम मूल्य में मिले। और यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास की अवधारणा क्या होती है? अलग अलग होता है। अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि उनका विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है। अगर एक शहरी बेरोजगार युवक की बात करें तो शहरी बेरोजगार युवक की क्या आवश्यकता है? रोजगार की आवश्यकता है। लेकिन अगर वही एक अमीर घर के जो बेरोजगार है उसकी क्या आवश्यकता है? आजादी की आवश्यकता है, वह आजादी चाहता है। दूसरा नंबर अगर बात करें तो विकास प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान नहीं होता है। कहने का अर्थ यह है कि एक ही विकास एक व्यक्ति के लिए विकास हो सकता है और दूसरे व्यक्ति की नज़र में वह विकास नहीं हो सकता है। यानी कि उसके लिए क्या हो सकता है? एक व्यक्ति के लिए लाभ और एक व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर हम बात करें, जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें तो उदाहरण के तौर पर जो उद्योगपति हैं, उद्योगपति क्या चाहते हैं? उनका लक्ष्य क्या है? मैक्सिमम इनकम, लाभ। तो लाभ के लिए क्या चाहिए? उनको ऊर्जा चाहिए, उनको निरंतर ऊर्जा चाहिए और इसीलिए वो चाहते हैं कि नदियों पर बड़े बड़े डैम बनाए जाएं और डैम से पनबिजली योजनाएं चला करके ऊर्जा डेवलप किया जाए, क्योंकि उनके उत्पादन के लिए ऊर्जा, निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता है। लेकिन जो किसान हैं जिनकी जमीन इस डैम बनाने के कारण जलमग्न हो जाती है, चाहे आदिवासी समुदाय हैं, वह आदिवासी समुदाय का जीवन यानी कि जहां जंगल वगैरह में रहते हैं, जंगल झाड़ियों में रहते हैं, वह क्या होता है? जलमग्न हो जाता है। तो जब जलमग्न हो जाता है तो वह जो किसान होता है जो खेती पर निर्भर है, जिसकी जमीन क्या हो जा रही है? जलमग्न हो जा रही है। उसी तरह से आदिवासी जो समुदाय है, जो डैम बनाने के कारण उनका जो घर है, निवास है, वह जलमग्न हो गया, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो क्या उनके लिए यह विकास होगा? नहीं होगा। लेकिन जो ऊंचा डैम है वह उद्योगपति के लिए क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। लेकिन वही जो डैम बनेगा तो उद्योगपति के लिए विकास होगा। लेकिन यदि हम बात करें तो किसानों के लिए, चाहे आदिवासी के लिए, वह क्या हो जाएगा? उनके लिए यह हानिकारक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर कहें तो किसान को क्या चाहिए? उत्पादन के लिए मैक्सिमम वर्षा की जरूरत होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में मानसूनी वर्षा पर बहुत से खेती निर्भर करता है, तो उसको मैक्सिमम वर्षा चाहिए। लेकिन एक मजदूर है तो मजदूर को क्या चाहिए? मजदूर को कार्य चाहिए। और किसान को क्या चाहिए? तभी तो इसका मजदूर जो कार्य करेगा उससे जो कीमत मिलेगा वह कीमत से अपना पेट भरेगा। लेकिन किसान को क्या चाहिए? उत्पादन करने के लिए वर्षा चाहिए। सपोज कीजिए कि दिन भर यदि वर्षा होता रह गया तो क्या मजदूर को काम मिलेगा? और जब काम नहीं मिलेगा तो कीमत मिलेगा, और जब कीमत नहीं मिलेगा तो उसका पेट भरेगा। उसके मायने में तो दिन भर की वर्षा क्या है? बेकार है, क्योंकि उसको काम नहीं मिला। लेकिन अगर किसान की दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसान के दृष्टिकोण से यह क्या है? अति उत्तम है। क्यों है? तो उसके उत्पादन के लिए जल की आवश्यकता है, सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता है, और जितना ही बारिश होगा उसके लिए क्या होगा? उत्पादन में सहायक होगा। यही कारण है कि विकास प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान नहीं होता है। दो उदाहरण हम लोगों ने देखा, एक उद्योगपति के संबंध में और एक ये किसान के संबंध में। तो दोनों के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि विकास प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान नहीं होता है, बल्कि एक ही विकास एक व्यक्ति के लिए लाभकर तथा दूसरे के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विकास को परिभाषित करना आसान काम नहीं है, बहुत ही जटिल काम है। तो विकास है क्या? तो इसके अंतर्गत विकास केवल
आय तक, आय या आमदनी तक सीमित नहीं है, सीमित नहीं है, बल्कि विकास के अंतर्गत स्वतंत्रता, विकास के अंतर्गत अन्य मूलभूत आवश्यकता जैसे स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा आदि शामिल है। इस दृष्टि से विकास का तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना तथा सेवाओं व संस्थाओं की बढ़ती क्षमता से है जिससे व्यक्ति अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकता है। यानी यह जो क्या है, यह विकास के लिए एक चीज कहा गया कि विकास क्या हो सकता है। विकास केवल आय या आमदनी तक सीमित नहीं है, केवल आय और आमदनी से विकास का काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ मूलभूत आवश्यकताएं की जरूरत होता है, कुछ मूलभूत चीजों की जरूरत होती है। जैसे स्वतंत्रता की बात करें, चाहे हम समानता की बात करें, चाहे सुरक्षा की बात करें, यह क्या चीजें हैं, यह आवश्यक है। जैसे अगर हम कहें कि महिलाओं का विकास हो रहा है, क्योंकि कानूनी प्रावधान भी किया गया है, सभी देशों में ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि महिलाओं को विकास करने के लिए, महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आवश्यक है कि महिलाओं को विकास हो। लेकिन विकास तो हुआ, आमदनी भी हो रहा है, लेकिन क्या है, उसको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है। जिस सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं उसको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है। ठीक है, हमने क्या किया कि मेडिकल कॉलेज खोला और मेडिकल कॉलेज में महिलाओं को भी शिक्षित करने का प्रयास किया, लेकिन उसको सामाजिक सुरक्षा दिए। अगर सामाजिक सुरक्षा दिए होते तो कोलकाता रेप कांड हुआ होता। तो क्या ऐसे विकास की आवश्यकता है? क्या महिलाएं ऐसी विकास चाहती हैं कि भाई विकास भी हो और उसके साथ उसको सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर सामाजिक सुरक्षा नहीं है तो फिर कोलकाता जैसे रेप कांड होते रहेंगे। तो उनको और क्या चीजें चाहिए? स्वतंत्रता भी चाहिए, समानता। अगर समानता, हम कहते हैं कि हमारा विकास हो जाए, लेकिन एक ऐसे समाज में हम रहते हैं जहां भेदभाव हो। अब भेदभावपूर्ण समाज में हम रहेंगे तो हमारे विकास का कोई मतलब नहीं है, हमारे पास कुछ आमदनी से कोई अर्थ या तात्पर्य नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था यह क्या है? विकास एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत भेदभाव ना हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो। दूसरा कह रहा है कि सामाजिक संरचना, इस प्रकार की सामाजिक संरचना हो जिसमें सुरक्षा की भावना हो, समानता की भावना हो, स्वतंत्रता की भावना हो। और कह रहा है कि सेवाओं और संस्थाओं की बढ़ती क्षमता, यानी कि जो हमारी सेवा है, जो संस्था हैं, हम कह रहे हैं कि जितना विद्यालय खुलेगा लोग उतने ही साक्षर होंगे। जितनी भी संस्थाएं खुलेंगी उनमें अगर ये लोगों की उस प्रकार की सेवा उपलब्ध होगा तो
सेवा से क्या होगा, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, और वही जीवन स्तर में सुधार क्या व्यक्त करेगा, विकास को व्यक्त करेगा, विकास को व्यक्त करेगा। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो विकास किन कारकों पर निर्भर है, इस परिभाषा के अनुसार तो विकास का कारक, तो विकास दो कारकों पर निर्भर है, भौतिक और दूसरा अभौतिक। अब उसी को हम संक्षेप में बता रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। भौतिक के अंतर्गत क्या आता है, यानी कि द्रव्य यानी मुद्रा तथा द्रव्य से, आपकी किताब में ये चीजें दिया गया है, द्रव्य से खरीदी गई वस्तु यह क्या है, भौतिक है। लेकिन क्या इसी से काम चल जाएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि आय या आमदनी तक विकास सीमित नहीं है। तो ये द्रव्य आपके पास मुद्रा है, उस मुद्रा से आप तमाम तरह की वस्तुओं को खरीद लेते हैं, को खरीद लेते हैं। तो क्या इसी को विकास मान लिया जाए, नहीं। आपको कुछ भौतिक चीज़ों की अभौतिक चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे स्वतंत्रता की बात करें, समानता की बात करें, सुरक्षा की बात करें एक मिनट, सुरक्षा की बात करें या भेदभाव रहित समाज की बात करें, यह सब क्या है, आवश्यक है। सपोज कीजिए, एक उदाहरण के रूप में इसको समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास द्रव्य है, यानी कि मुद्रा है, और उस द्रव्य से तमाम तरह के वस्तुओं को आप परचेज कर लिए हैं, खरीद भी लिए हैं। लेकिन आप एक ऐसे समाज में रहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जहां पर प्रदूषण की समस्या है, वहां पर स्वास्थ्य संस्थाएं डेवलप नहीं हैं, संस्थाएं विकसित नहीं है, यानी कि अस्पताल वहां पर नहीं है। तो आपके पास मुद्रा होने के बावजूद भी क्या प्रदूषण को समाप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या आप स्वास्थ्य संस्थाओं को डेवलप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और आपको स्वास्थ्य से संबंधित जो सेवाएं कब होंगी, जब आपके पास स्वास्थ्य संस्थाएं होंगी। अगर स्वास्थ्य संस्थाएं उस राष्ट्र में नहीं है तो आपका द्रव्य से कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी प्रकार से इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए कि आप एक गांव में रहते हैं, आपके पास पैसा है, लेकिन उस गांव में न तो बिजली है, न तो सड़क है, न तो अस्पताल है, न तो विद्यालय है। तो फिर आपके पास द्रव्य रहकर ही क्या करेगा, क्या उसी को आप विकास मानते हैं, नहीं। इसीलिए विकास के लिए क्या है, दो कारक है, एक भौतिक कारक है और एक अभौतिक कारक है। भौतिक कारक के अंतर्गत द्रव्य तथा द्रव्य से खरीदी गई वस्तुओं को शामिल किया जाता है, तथा अभौतिक के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा तथा भेदभाव रहित समाज आदि शामिल हैं, जिससे लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हो सके, जीवन स्तर में सुधार हो सके। तभी हम कहते हैं कि विकास हो रहा है। अब प्रश्न यहां पर उत्पन्न होता है कि यह विकास है, यानी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विकास क्या है। तो अभी हम लोग चर्चा जो कर रहे थे, विकास के ऊपर चर्चा कर रहे थे। अब यह प्रश्न उठता है कि इस विकास को मापेंगे कैसे, विकास को कैसे मापेंगे। मापने के लिए कुछ मापदंड होना चाहिए ना, मापने के लिए कुछ मापदंड होना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि हम कहें कि हम जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, जिस कक्षा में पढ़ते हैं, उस कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में तेज हैं, कुछ बच्चे गधे हैं और कुछ बच्चे जीनियस हैं। तो उसके अनुसार हम माप करेंगे, उनका रिपोर्ट कार्ड उठाकर देख लेंगे।
लेकिन इससे बच्चे के अंतर्गत अन्य क्या क्वालिटी है, अन्य क्या गुण है, सभी कुछ हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, इसके अंतर्गत दो तरह के माप किए जाते हैं, यानी एक विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है, विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है, विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है, और दूसरा किसके द्वारा किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। यानी एक विश्व बैंक क्या करता है, मानव के विकास से संबंधित अवधारणाओं को पुष्ट करता है, यानी कि उसके संबंध में किस प्रकार से वह मापता है, यानी कि मानव का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, वह कैसे मापता है। तो दूसरा माप क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको मापता है, UNDP। अब दोनों में अंतर क्या है कि जो विकास बैंक जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक जो विकास को मापता है, तो वह विकास को मापने के लिए किसको इस्तेमाल करता है, तो औसत आय को करता है, केवल औसत आय को शामिल करता है। और जबकि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यानी UNDP जो विकास को मापता है, वह किसके द्वारा मापता है, तो वह मापता है प्रति व्यक्ति आय, यानी औसत आय, औसत आय, औसत आय। इसके अंतर्गत रखता है साक्षरता दर, तथा तीसरा रखता है जीवन प्रत्याशा। यह तीनों को शामिल करता है, यानी UNDP यह तीनों को शामिल करता है, और तब क्या बनाता है, मानव विकास रिपोर्ट बनाता है, मानव विकास रिपोर्ट बनाता है, यानी इसी को HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। तथा विश्व बैंक क्या करता है, केवल औसत आय के आधार पर ही वह मान लेता है कि विकास हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, और कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकासशील है। क्यों तो यहां पर हम देखते हैं, दोनों प्रतिमान को देखते हैं, और दोनों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों से क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि औसत आय क्या है, औसत आय क्या है, क्या औसत आय की कोई कमियां हैं, दर्शित कीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन पूछता है। नंबर 2 क्वेश्चन पूछता है कि औसत आय क्या है, क्या यह संपूर्ण राष्ट्र के लोगों का विकास दर्शित करता है अथवा नहीं करता। दोनों क्वेश्चन सेम है, यानी कि अगर जो कमी है तो उसको दर्शित करना पड़ेगा, औसत आय। और उसके बाद इसके अंतर्गत जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो मानव विकास यानी कि के रिपोर्ट के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा, तो इसके अंतर्गत पूछा जाता है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है और यह किसके द्वारा बनाया जाता है। और एक तीसरा क्वेश्चन पूछता है, हालांकि इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि औसत आय और उसकी कमियां तथा मानव विकास रिपोर्ट। लेकिन इसके अंतर्गत एक विकास की धारणीयता है, इसको हम लोग समझेंगे, धारणीयता है। यह तीनों ही प्रश्न पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं औसत आय से, कि औसत आय क्या है और क्या औसत आय सभी व्यक्तियों के विकास को अभिव्यक्त करता है अथवा नहीं करता है। तो अभी हमने देखा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय यानी PCI, पर कैपिटल इनकम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, औसत आय कहते हैं, इसीलिए हमने शुरुआत में ही इसको समझाने का प्रयास किया। इसको निकालते कैसे हैं, तो GDP बटे में कुल जनसंख्या। अब विश्व बैंक क्या करता है, विश्व बैंक इसी औसत आय के आधार पर, विश्व बैंक
इसी औसत आय के आधार पर वह देशों को रैंकिंग कर, विश्व बैंक है इस औसत आय के द्वारा विश्व के देशों के विकास को मापता है। और आपके किताब में 2016 का आंकड़ा दिया गया है और 2016 के आंकड़े के अनुसार यदि जिस देश के लोगों का प्रति व्यक्ति आय 12,336 PCI है, उसे क्या कहता है? विकसित राष्ट्र कहता है, विकसित राष्ट्र कहता है। ठीक उसी प्रकार से 1005, सॉरी ये डॉलर है, डॉलर में मापता है। 1005 डॉलर PCI वाले देश को वह क्या मानता है? विकासशील मानता है। अगर उसी 2016 की बात किया जाए तो 2016 में भारत की अगर प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटल इनकम की बात करें तो भारत एक मध्यम आय वाला देश है, 1840 डॉलर प्रति व्यक्ति था। तो यह क्या मानकर चलता है? विश्व बैंक इस औसत आय के द्वारा यह मानकर चलता है कि जिस देश के लोगों का औसत आय ज़्यादा होगा वह उस देश का जीडीपी भी क्या होगी? ज़्यादा होगा। क्योंकि औसत आय हम कैसे निकाल रहे हैं? जीडीपी बटे में कुल जनसंख्या से निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका मानना है, यानी विश्व बैंक का मानना है कि जिस देश के लोगों का पर कैपिटल इनकम ज़्यादा होगा उस देश में जो सुविधाएं होंगी वह क्या होगा? ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में होगी। जैसे स्वास्थ्य सेवाओं की बात किया जाए, शिक्षा की बात किया जाए, तो तमाम तरह की जो ये सेवाएं होंगी वह व्यक्ति परचेज करता होगा, हायर करता होगा और उससे उसका जीवन स्तर क्या होगा? जीवन स्तर बेहतर होगा, बेहतर होगा। तो यानी कह सकते हैं कि औसत आय के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? किसी देश के लोगों का प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं और इसके माध्यम से हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि जिस देश के लोगों का प्रति व्यक्ति आय जितना अधिक होगा उस देश के लोगों का जीवन स्तर उतना ही बेहतर होगा। ठीक इसके विपरीत की यदि बात करें तो जिस देश के लोगों का प्रति व्यक्ति आय जितना कम होगा उस देश के लोगों का जीवन स्तर उतना ही निम्न क्वालिटी का होगा, निम्न स्तर का होगा। लेकिन क्या यह संपूर्ण राष्ट्र के लोगों के जीवन स्तर को मापता है? या कहें कि औसत आय के द्वारा हम राष्ट्र के संपूर्ण लोगों के विकास को हम माप सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। यही औसत आय की कमी है। नंबर 1 की अगर बात करें क्यों नहीं होगा, तो भाई हम मानते हैं कि अगर भारत की अभी हमने देखा कि 2016 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 1840 डॉलर था। अब हम इसके माध्यम से यह जान सकते हैं कि हम सीधा उदाहरण उठाते हैं, एकदम सिंपल उदाहरण उठाते हैं। मुकेश अंबानी की बात किया जाए और आप अपने घर के आय की बात करें, चाहे मैं अपने आय की बात करूं, तो यह क्या है? जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में देखा जाता है कि भारत में जितने भी जीडीपी है, जीडीपी का 80% किसके पास है? उद्योगपतियों के पास है, उद्योगपतियों के पास है। और केवल 20% में आम आदमी जी रहा है। यानी उद्योगपति को छोड़ दिया जाए तो ये, और केवल 20% ही ऐसे लोग हैं जो कि इस क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जीडीपी का 80% भाग कितने प्रतिशत लोगों के हाथ में है? तो 20% हाथों में है। और 20% जीडीपी का भाग कितने लोग जी रहे हैं? 80% लोग जी रहे हैं। तो क्या प्रति व्यक्ति आय लोगों के विकास को व्यक्त कर रहा है? हम कह सकते हैं कि नहीं। क्यों नहीं कर रहा है? तो सपोज कीजिए एक उदाहरण बनाइए, आप अपने मन से भी उदाहरण बना सकते हैं। सपोज कीजिए कि जो मुकेश अंबानी ये हैं, उनका कितना है? 48,000। 4 अन्य व्यक्तियों को हम शामिल करते हैं जो निम्न स्तर के हैं। तो 4 व्यक्ति हैं जिनको पास 500 रुपये का इनकम है, 500 रुपये का इनकम है। और इस प्रकार से 5 व्यक्तियों में निकलने वाला ये प्रति व्यक्ति आय है। 1 2 3 4 और 5। यह होता कितना है? 50,000। तो 50,000
भागे में 5 बराबर 10,000। अब पर यह क्या होगा, पर कैपिटल इनकम होगा, क्योंकि पर कैपिटल इनकम के अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे हैं, जीडीपी बटे में कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर 50,000 जीडीपी आ गया, कुल जनसंख्या 5,000 है। हाँ, जब हम भाग दिए तो यहां पर क्या आ गया, पर कैपिटल इनकम 10,000। लेकिन यहां पर कैपिटल इनकम 10,000 जो व्यक्त हो रहा है, तो 500 रुपये में जो हम जीवन स्तर जी सकते हैं, क्या 10,000 रुपया में वही जीवन स्तर जिएंगे? या हम कहें कि 10,000 रुपया पाने वाला व्यक्ति का जीवन स्तर जितना उच्च क्वालिटी का होगा, उतने ही उच्च क्वालिटी का जीवन स्तर 500 रुपये पर कैपिटल इनकम वाले व्यक्ति का भी होगा? नहीं होगा। तो यह क्या है, यह दोष है। यह क्या करता है, औसत आय के द्वारा राष्ट्र के प्रत्येक लोगों के विकास को नहीं मापा जा सकता है। ठीक आपकी किताब में एक और उदाहरण दिया है, दूसरा उदाहरण उठाते हैं कि औसत आय की दूसरी कमी क्या है, कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि जिस देश के लोगों का प्रति व्यक्ति आय जितना अधिक होगा, वहां पर विकास, वहां के लोगों का विकास उतना ही होगा। तो अगर दूसरा उदाहरण की बात करें तो आपकी किताब में दिया है हरियाणा, केरल और बिहार। अगर हरियाणा की बात करें, अगर हरियाणा की बात करें तो हाँ, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय कितना है, 1,62,034 रुपया, 1,62,034 रुपया है। अगर केरल के प्रति व्यक्ति, ये पीसीआई है, पर कैपिटल इनकम है, अगर केरल की बात करें तो केरल में 1,55,516 है। जबकि अगर बिहार की बात करें तो बिहार में केवल 34,168 प्रति व्यक्ति आय है। लेकिन अगर यह देखा जाए तो हरियाणा में अगर शिशु मृत्यु दर की बात किया जाए, यानी शिशु मृत्यु दर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो वहां पर या तो जो गर्भवती महिलाएं हैं वह कुपोषित हैं, जिसके वजह से जो बच्चा पैदा हो रहा है साल भर के अंतर्गत मर जा रहा है, या फिर वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, और स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी होने के कारण वहां पर शिशु मृत्यु दर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कुपोषित बच्चा पैदा होगा। तो कुपोषित जब बच्चा पैदा होगा तो वह क्या हो जाएगा, या तो साल भर के अंतर्गत मर जाएगा। तो यहां पर ये देखिए कि अगर उसी समय की अगर शिशु मृत्यु दर की बात किया जाए तो शिशु मृत्यु दर हरियाणा की 36, केरल का 12 और बिहार का 42। तो ये देखिए हरियाणा का जो पर कैपिटल इनकम है वह क्या है, सर्वाधिक है, लेकिन यहां पर शिशु मृत्यु दर ज्यादा है। इसका मतलब है कि यहां पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब यह है कि वहां पर शिक्षा का स्तर उतना बढ़िया नहीं है। इसका मतलब है कि वहां पर पोषाहार का वितरण सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। वहीं केरल की बात किया जाए तो केरल का हरियाणा से कम होने के बावजूद भी यहां पर क्या है, केरल के में शिशु मृत्यु दर 12 है। अब यही नहीं, अगर हम कहें कि देख रहे थे तो यहां पर हम देख रहे थे कि केरल का जो ये साक्षरता दर है, केरल का साक्षरता दर हरियाणा से ज्यादा है। तो यह हम कह सकते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि जिस देश का या जिस राज्य का पर कैपिटल इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा, वहां पर लोगों के जीवन स्तर उतना ही ज्यादा विकसित होगा। हम नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? इसके अंतर्गत एक और आंकड़ा दिया है, साक्षरता दर दिया है। साक्षरता दर देखिए हरियाणा का 82 है
और यहाँ का 94 है और बिहार का दिया है 62। ये साक्षरता दर है। अब ये देखिए साक्षरता दर केरल का प्रति व्यक्ति आय हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, लेकिन साक्षरता दर क्या है? कम है। शिशु मृत्यु दर क्या है? ज्यादा है। ठीक उसी प्रकार से अगर केरल की बात करें, केरल के प्रति व्यक्ति आय क्या है? कम है होने के बावजूद भी यहाँ पर शिशु मृत्यु दर कम है, 12 है, और जबकि ये साक्षरता दर क्या है? 94% है। तो इस प्रकार से यह अभिव्यक्त करता है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि जिस देश के प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा उस देश के लोगों का जीवन स्तर उतना ही अच्छा होगा। एक और आंकड़ा दिया है, इसमें निबल उपस्थिति अनुपात दिया है। निबल उपस्थिति अनुपात के अंतर्गत हरियाणा में कह रहा है 61, यानी 61 वे बच्चे हैं जो 6 वर्ष के वे बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के वे बच्चे हैं जो बीच में क्या कर रहे हैं? स्कूल को ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। उसके बाद अगर केरल में बात किया जाए तो 43% है, छोड़ नहीं रहे हैं, आ रहे हैं, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे स्कूल में उपस्थित हैं। तो हरियाणा में कितने हैं? तो 61%। अगर हम केरल की बात करें तो 83%। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में मात्र 43% बच्चे क्या हैं? स्कूल जाते हैं। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वह स्कूल जाते हैं। यानी कि देखिए, अगर हरियाणा और केरल में अगर हम तुलना करें तो हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनकी संख्या क्या है? उनका प्रतिशत कम है। उसी प्रकार से शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है, जबकि वहाँ पर साक्षरता दर भी कम है। लेकिन अगर केरल की बात किया जाए तो केरल में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वह स्कूल जाने वाले की प्रतिशत क्या है? ज़्यादा है, जबकि पर कैपिटल इनका हरियाणा से कम है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो शिशु मृत्यु दर है वह भी क्या है? कम है, और वहाँ पर साक्षरता दर ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि औसत आय कोई आवश्यक नहीं है, कि औसत आय मनुष्य के प्रत्येक व्यक्ति के, राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को व्यक्त करता है। उसके बाद एचडीआई को हम देखते हैं। तो एचडीआई के विषय में हम लोग बात कर चुके हैं कि मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी के द्वारा 1990 में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था, और उस रिपोर्ट के अंतर्गत किस किस चीज का को आधार बनाता है? तो नंबर 1 आधार बनाता है प्रति व्यक्ति आय, व्यक्ति आय या औसत आय, साक्षरता, तथा तीसरा बनाता है जीवन प्रत्याशा। यूएनडीपी के द्वारा इन 3 आधारों पर ही क्या बनाया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। यह क्या माना जाता है? विकास रिपोर्ट बनाया जाता है। यह क्या मानता है? यूएनडीपी क्या मानता है? यूएनडीपी यह मानता है कि जिस देश के में लोगों की आय जितना अधिक होगा उस देश के लोगों का जीवन स्तर उतना ही बेहतर होगा। नंबर 1, साक्षरता दर के आधार पर यूएनडीपी क्या मापता है? यह मापता है कि अगर जिस देश के जीडीपी ज्यादा होगा, तो जीडीपी जब ज्यादा है तो उस देश का पर कैपिटल इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय भी क्या होगा? वहां के लोगों का ज्यादा होगा। और इस आधार पर जिस देश के जीडीपी ज्यादा होगा वह देश क्या करेगा? अपने लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। और इसके अंतर्गत हम लोग क्या मापते हैं? इसके अंतर्गत शिक्षा को रखा जाता है कि यह माना जाता है कि अगर जिस राष्ट्र के का जीडीपी ज्यादा होगा वह राष्ट्र अपने नागरिकों को शिक्षित करने के लिए प्रयास करता होगा, और जितना अधिक प्रयास करेगा साक्षरता दर उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए इसको आधार साक्षरता को बनाता है। जीवन प्रत्याशा को क्यों बनाता है? तो जीवन प्रत्याशा के अंतर्गत कई चीजें शामिल होती हैं। अगर यह मानकर चला जाता है कि जिस देश के लोगों का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, इसका मतलब कि उस देश का जीडीपी ज्यादा है।
अगर जीडीपी ज्यादा है तो वह देश क्या करता होगा, अपने नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता होगा। जैसे अगर स्वास्थ्य सुविधाएं की बात करें, पोषाहार की बात करें, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वह देश अपने नागरिकों को उपलब्ध करा रहा होगा, और यही कारण है कि वहां के लोगों को जीवन प्रत्याशा क्या है, सर्वाधिक है। तो इस प्रकार से यह मानव विकास रिपोर्ट इसी आधार पर तैयार की जाती है। अगर हम तीसरे एक इसके अंतर्गत एक तीसरे प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है कि विकास की धारणीयता के विषय में आप क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं, क्या जानते हैं। तो इस पर हम नोट्स लिख करके दे देंगे, इस पर हम सामान्य रूप से चर्चा कर लेते हैं। विकास की धारणीयता का मतलब होता है सतत पोषणीय विकास। विकास जो आज जिस गति से हम कर रहे हैं उसी गति से आगे करते रहें, इसके लिए आवश्यक है कि हम सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को स्वीकार करें, क्योंकि किसी भी प्रकार की विकास के लिए संसाधन की आवश्यकता होता है। संसाधन के अभाव में विकास होना संभव नहीं है। और हम जानते हैं कि संसाधन दो ही प्रकार के होते हैं। संसाधन या तो नवीकरणीय संसाधन होगा या फिर अनवीकरणीय संसाधन होगा। नवीकरणीय संसाधन भी देखा जा रहा है कि नवीकरणीय संसाधन भी क्या हो रहा है, आज के समय में नवीकरणीय संसाधन भी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं रह गया है। अगर हम कहें कि जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं वह प्राकृतिक रूप में पुनर्भरण स्वतः होता है, और पुनर्भरण होने के कारण वह प्रकृति में उसी रूप में पुनः भरण हो जाता है, यानी कि पुनः उपलब्ध हो जाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन यह देखा जा रहा है कि जल में सभी लोगों को पीने के लिए जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जल दुर्लभता की स्थिति पाई जा रही है। क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि जितना संसाधन है उस पर ज़्यादा अत्यधिक जनसंख्या की मांग है, और मांग के वजह से या अति उपयोग के कारण यह जो नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद भी लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। दूसरी चीज अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनको जो प्रकृति में उनका पुनर्भरण नहीं होता है, और एक बार इस्तेमाल यदि हो जाए तो वह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे हम ये जीवाश्म ईंधन की बात करें, चाहे कोयले की बात करें, चाहे एलपीजी गैस की बात करें, चाहे पेट्रोलियम की बात करें, ये क्या है, यह खनिज संसाधन है। यह एक बार जब समाप्त होगा तो यह समाप्त होने के बाद प्रकृति द्वारा पुनः भरण इतना आसान नहीं रह जाएगा, यह बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो क्या हम विकास कर सकते हैं? इन संसाधनों के अभाव में हम विकास कर सकते हैं? इसीलिए आवश्यक क्या है, इन संसाधनों को संरक्षण करने की आवश्यकता है। तभी हम विकास की धारणीयता को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा विकास की धारणीयता को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि हम संसाधन नियोजन को अपनाएं, और संसाधन नियोजन को अपनाकर विकास की धारणीयता को स्वीकार करें। इसी के अनुसार अगर हम कहते हैं कि हमारे विकास के लिए हमने कहा कि हमारी स्वास्थ्य तभी सही रह सकता है जब हमारा पर्यावरण सही हो। आज जलवायु परिवर्तन की समस्याएं देखने को मिल रहा है, आज ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं देखने को मिल रहा है, आज ओजोन परत क्षरण की समस्याएं देखने को मिल रहा है। क्या हम जो आने वाली पीढ़ी है क्या इसको दूर कर सकती है? नहीं कर सकती है। अगर हमको विकास की धारणीयता को प्राप्त करना है तो हमें पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना ही पड़ेगा, यानी संसाधन को हम इस प्रकार से इस्तेमाल करें ताकि संसाधन भावी पीढ़ी के लिए बचा भी रहे तथा हमारी विकास प्रक्रियाएं संचालित भी होती रहें, तथा इसी प्रकार से हम संसाधन को इस रूप में प्रयोग करें कि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। तभी हम विकास की धारणीयता को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हम विकास की धारणीयता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये है विकास की धारणीयता, और इसके ऊपर हम नोट्स दे देंगे। थैंक यू।